एवरीवन, डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 ऑल 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से जो आपका एग्जाम 5 दिसंबर 2022 के दिन आपका एक पर्टिकुलर एग्जाम हुआ था। जो भी क्वेश्चंस आपके 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस सेक्शन से पूछे गए थे, मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपके साथ में काफी डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, आप इस इमेज पे देख पा रहे होंगे। बेसिकली ये कटिंग में इंट्रोड्यूस किया है। ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, बोल सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री, बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके एग्जाम्स में इसी पर्टिकुलर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया था, इसलिए मैं आपके सामने सोर्स भी बताता चलूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो इस पर्टिकुलर सोर्स से आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया था गंध्या यूक्ली के बारे में, ये बेसिकली जो आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया था। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एसएससी सीजीएल जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आप बोल सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद से मैं आपके साथ में कुछ सोर्स भी बताऊंगा और आप उस सोर्स को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये कमीशंस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, किसी मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है। और मैं आपको बता दूं एसएससी सीजीएल में आपका जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन जो होता है वो आप बोल सकते हैं कि एक गेम चेंजर हो गया, क्योंकि आप बोल सकते हैं कि आपको जो है सीजीएल प्री के साथ साथ आपको जो मेंस में भी 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो आप इसको इग्नोर चाह के भी नहीं कर सकते हैं। पहले का जमाना था कि आप इग्नोर करके जो अपने एग्जाम हॉल में जा सकते थे, बट आप ऐसा कुछ नहीं रहा एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपको बताना है कि ये जो अर्थ का जो कोर जो होता है बेसिकली किससे मिलकर के बना होता है। निकल या फिर कॉपर से, निकल या फिर एल्यूमिना से, या फिर निकल या फिर आयरन से, या फिर निकल एंड मैग्नीशियम से। तो याद रखिए निकल जो होता है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन मेटल होता है, निकल जिसका सिंबल Na होता है। और ये कॉपर भी आपका जो है ये भी आपका डी ब्लॉक, बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम किसके नाम से जानते हैं, ट्रांजिशन मेटल के नाम से जानते हैं। तो ये जो बेसिकली अर्थ का जो कोर जो होता है किससे मिलकर के बना होता है, निफे से मिलकर के बना होता है। निफे लेयर का नाम आपने सुना होगा, निफे, NiFe। निकल के लिए Ni यूज किया जाता है और Fe जो होता है बेसिकली Fe जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है, आयरन के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका एक सिंबल जो होता है आयरन का आपका क्या होता है, Fe होता है। क्लियर, क्योंकि इसका लैटिन नेम जो होता है वो फेरम होता है, इसलिए जो है फेरम होने की वजह से इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है आयरन का। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद रखेंगे 26 होता है। और ये निकल का कितना होता है, फेरस कोबाल्ट निकल, कोबाल्ट का आपका 27 होता है। और ये निकल का कितना होता है, निकल का आपका जो है बोल सकते हैं कि 28 होता है। क्लियर, और ये आपका जो है मैग्नीशियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, ये Mg याद रखेंगे। बेसिकली केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे एग्जाम से पूछा भी जाता है। मैग्नीशियम इसका सिंबल होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर आपका 12 होता है। एल्यूमिना के बारे में आप याद रखेंगे, एल्युमिनियम इसका जो है सिंबल होता है Al और ये एटॉमिक नंबर 13 होता है। क्लियर, कॉपर आपका जो Cu होगा। क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिकली जो किससे मिलकर के बना होता है, अर्थ का जो कोर जो होता है बेसिकली निफे लेयर से मिलकर के बना होता है, निकल एंड आयरन से मिलकर के बना होता है। कोर के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपका जो फर्स्ट लेयर जो होता है अर्थ के क्रस्ट का, आप इमेज पे देखिए, इमेज के में आपके साथ और अच्छे से आपके माइंड में क्लियरिटी होगी। फर्स्ट जो अपर लेयर जो होता है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट बोलते हैं। और ये बेसिकली आपका जो है बोल सकते हैं कि आपका ये आपका क्रस्ट और उसके साथ साथ जो अपर मोस्ट सॉलिड, ये आपका जो ये मेंटल पार्ट को दिखाया गया। सबसे पहला ऊपर लेयर आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा, देन मेंटल देखने को मिलता है, देन आपका कोर देखने को मिलता है। ये आपका अपर पार्ट होता है जिसे आप लिथोस्फीयर भी कह सकते हैं। और ये बेसिकली आपका जो है ये मेंटल होता है। ये आपका जो है क्रस्ट के नीचे आपको मेंटल नजर आ रहा होगा। क्लियर, और ये बोल सकते हैं कि उसके नीचे जो आपको ये कोर नजर आता है। तो ये बेसिकली आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, इमेज के थ्रू आप जो आपको याद रखना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में आप ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे थियरी मैंने मेंशन किया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। ये जो कोर मेंटल बाउंड्रीज होता है बेसिकली आपका जो है ये कितने डेप्थ पे आपको देखने को मिलेगा, 2900 किलोमीटर डेप्थ में आपको जो है गहराई में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और ये आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन आपका इनर कोर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर, और ये आपका डेंसिटी जो होता है बेसिकली आपका मटेरियल बोल सकते हैं कि मेंटल कोर बाउंड्री बेसिकली आपका जो है अराउंड 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और उसके साथ बोल सकते हैं कि आपका सेंटर जो होता है अर्थ पे बोल सकते हैं कि आपका जो है ये 6300 किलोमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये डेंसिटी वैल्यू जो होता है अराउंड बोल सकते हैं 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये कोर जो होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मोस्टली आपका ये किससे मिलकर के बना होता है, निकल एंड आयरन। आप बोल सकते हैं कि इसे हम निफे लेयर के भी नाम से जानते हैं।
और ये आपका जो है क्रस्ट जो होता है आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं, और ये ब्रिटल इन नेचर होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आपसे पूछा जाता है ये जो मीन थिकनेस जो होता है ओशियानिक क्रस्ट का जो कितना होता है आपका जो 5 किलोमीटर होता है। क्लियर, ये पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम्स में, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। और ये आपका कॉन्टिनेंटल बेसिकली कितना होता है आपका, ये अराउंड बोल सकते हैं कि 30 किलोमीटर होता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो थिकर होता है, और एरियाज आप बोल सकते हैं कि मेजर माउंटेन सिस्टम्स में, और ये एक प्रकार का जो आपका 70 किलोमीटर थिक होता है आपके जो हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिकली आपका जो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और ये बेसिकली किससे मिलकर के बना होता है, हैवियर रॉक से मिलकर के बना होता है, जिसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इस टाइप के जो भी रॉक्स जो आपको देखने को मिलेगा ओशियानिक क्रस्ट में, वो बेसिकली आपको बेसाल्ट होगा। क्लियर, और ये जो मेन डेंसिटी जो होता है मटेरियल का ओशियानिक क्रस्ट में आपका 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर, और ये कुछ पॉइंट है आपका मेंटल से रिलेटेड। मेंटल जो आपका पोर्शन इंटीरियर बियॉन्ड क्रस्ट, इसको हम मेंटल बोलते हैं, क्रस्ट के नीचे आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम कहां से कहां तक फैला होता है, मोहोज डिसकंटिन्यूटी से बोल सकते हैं कि आपके डेप्थ तक आपका ये जो है 2900 किलोमीटर तक आपको ये देखने को मिलेगा आपका मेंटल। और अपर पोर्शन जो होता है मेंटल का उसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। आप यहाँ पे इमेज पे देखिए, अपर पोर्शन जो होता है मेंटल का उसे हम किसके नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये मेंटल की आप गहराई देख सकते हैं कि आपको ये 2900 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, उसके बाद से आपका ये कोर स्टार्ट हो जाता है। कोर का जो अपर पार्ट जो होता है वो लिक्विड होता है, और ये आपका इनर पार्ट कैसा होता है, सॉलिड होता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इतना इसकी गहराई होती है आपका ये कोर की 6378 किलोमीटर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको याद भी रखना है। और ये जो एस्थेनो का मींस क्या होता है आपका, वीक होता है। बहुत ही सिंपल बात है, एस्थेनोस्फीयर मींस वीक, बेसिकली यहाँ पे मीनिंग दे रखा है। और ये बेसिकली आपका 400 किलोमीटर तक फैला होता है आपका एस्थेनोस्फीयर। और ये इसका जो मेन सोर्स होता है मैग्मा का, वो आपका यही होता है। मैग्मा बोल सकते हैं कि जो आपका इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन इसी मैग्मा में बोल सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन की वजह से हमें देखने को मिलता है। जब ये वोल्केनिक इरप्शंस होता है तो इसका जो डेंसिटी जो होता है बोल सकते हैं कि हायर हो जाता है क्रस्ट से, इसका डेंसिटी ज्यादा होता है। मेंटल का 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर, ये डेंसिटी वाला कंटेंट आप याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये क्रस्ट और उसके साथ साथ ये अपर मोस्ट पार्ट जो होता है मेंटल का, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका जो लिथोस्फीयर, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 to 200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। लिथोस्फीयर की जो है आपकी जो थिकनेस रेंज कितना होता है, 10 to 200 किलोमीटर। एग्जैक्टली ये डाटा पूछा जा चुका है एसएससी के प्रीवियस बोल सकते हैं कि जो आपके सेट्स में, इसलिए इसको याद रखना है। और ये लोअर मेंटल जो होता है आपका बियॉन्ड फैला होता है एस्थेनोस्फीयर के बियॉन्ड, और ये आपका ये सॉलिड स्टेट में होता है। क्लियर, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट में आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया, उसके साथ हम जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बेसिकली आपको बताना है स्टडी ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बताना है कि किस प्रिंसिपल पे आपका ये बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम के बेस पे होता है आपका ये, या फिर कंज्यूमर के प्रिंसिपल पे बेस होता है, या फिर जो प्रोड्यूसर के प्रिंसिपल पे बेस होता है, या फिर जो है इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल पे बेस होता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं तो ये बोल सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी आपको देखने को मिल रहा है नेशनल इनकम। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक प्रकार का ब्रांच ही इकोनॉमिक्स का, जो आपको डील करती है स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक इन टोटल की बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स स्टडीज के अंदर किया जाता है, जैसे कि आपका जीडीपी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, और उसके बाद से ग्रोथ रेट हो गया। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है नेशनल इनकम के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, एम्प्लॉयमेंट के साथ, और ये जनरल प्राइस लेवल मनी, इन सारे पॉइंट्स पे बेसिकली आपका ये मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बेसिकली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मैं काफी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। बेसिकली मैं आपके साथ एक गो थ्रू हो जाऊं, क्योंकि आपके पास आइडिया हो सके किस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते थे। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, किसको जो है बेसिकली न्यू नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ बेसिकली मार्च 2022 में अपॉइंट किया गया था। नितिन सोग, या फिर जो है राजीव कुमार, या फिर अभिषेक सिंह, या फिर टीएस रामाकृष्णन। तो किसको अपॉइंट किया गया था, अभिषेक सिंह जी को अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्लियर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है। और ये 1995 के बैच के आईएएस ऑफिसर्स हैं आपके नागालैंड कैडर के। क्लियर,
दुर्गा टेम्पल बेसिकली ए होल में इसको बनाया गया था। कितने साल पहले इसको बिल्ड किया गया था? ए होल आपको कर्नाटक स्टेट में देखने को मिलेगा। 1700 ईयर्स एगो, या फिर 2000 ईयर्स एगो, या फिर 1100 ईयर्स एगो, या फिर 1400 ईयर्स एगो। तो याद रखिए 1400 ईयर्स इसको प्रिपेयर किया गया था ए होल में दुर्गा टेम्पल। आप यहाँ पे इमेज में देखिए, ये जो बेसिकली आपका ये सूर्य टेम्पल जो है, बेसिकली सूर्य भगवान को ये बेसिकली आपका ये प्राइमरली जो है ओरिजिनली डेडिकेटेड था। ए होल कर्नाटक में 8th सेंचुरी में इसको बनाया गया था दुर्गा टेम्पल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बृहत संहिता, इसके बारे में मैं वीडियो के फर्स्ट में मैं आपसे बात किया था। इसके अनुसार बेसिकली आपको बताना है किसे हम क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। जो आपका प्रोसेस जो होता है सेंट बनाने की, माउथ परफ्यूम्स बनाने की, उसके साथ साथ जो बाथ पाउडर्स को बनाने की जो आपका ये प्रोसेस जो होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। और ये अकॉर्डिंग टू बृहत संहिता के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ना कि किसी दूसरे रेफरेंस के बारे में। अब आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बृहत संहिता एक बुक है जिसके लेखक बोल सकते हैं कि आपके राइटर कौन है, आपके वाराह मिहिर है। क्लियर। तो जतुका या फिर गंध्या युक्ली या फिर जो है कंपसिका बोलते हैं या फिर पतंगा बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को किसके नाम से जानते थे? उस प्रोसेस को हम गंध्या युक्ली के नाम से जानते थे। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। और ये वाराह मिहिर के बारे में जो है ये उनका बुक है। क्लियर। जो रेफरेंस के बारे में बात करते हैं परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में। यहाँ पे आप देखिए आपका एनसीईआरटी का इमेज है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे गंध्या युक्ली के बारे में दिया गया। सीधा आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था, फॉर मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स एंड बाथ पाउडर्स, इंसेंस एंड द टेल्कम पाउडर, ये इसका सोर्स क्या है आपका, इसको किसके नाम से जानते हैं? गंध्या युक्ली के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली आपका प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन फंक्शनल ग्रुप को लेकर के पूछा गया था। RCOOS जो होता है, बेसिकली आर जो होता है वो किसको रिफर करता है? एल्काइल को। ये एल्काइल क्या होता है? कोई भी आपका एल्केन है, जैसे कि CH4 आपने पढ़ा होगा, ये मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, किसमें कन्वर्ट हो गया? CH3 में। CH3 एल्काइल हो गया, ये आपका मिथाइल हो गया। यहाँ पे मान लीजिएगा आपका C2H6 क्या है? आपका एथेन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव किया, C2H5 मिला, ये आपका जो है क्या है? ये आपका इथाइल है। इसी तरीके से आपका जो है C3H8, ये आपका प्रोपेन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, आपको क्या मिला? प्रोपाइल मिला। तो इस तरीके से आपका जो एल्काइल ग्रुप होता है। क्लियर। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, तो ये आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं। और ये एराइल क्या होते हैं? C6H5। C6H5 एक बेंजीन के रिंग से, मान लीजिए कि आपका बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग आपने पढ़ा होगा जिसका फॉर्मूला C6H6 होता है। एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आपको जो स्पीसीज मिलेगी वो आपका एराइल होता है। क्लियर। वो आपका एराइल होता है। तो आपको बताना है कि RCOOH आपके किस फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस किया जा रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर या फिर कीटोन या फिर जो एल्डिहाइड। तो याद रखिए बेसिकली आपका ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। RCOOH। एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO होता है। क्या होता है? RCHO। अब R आपका कुछ भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एल्किनाइल भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है। क्लियर। तो ये बेसिकली RCHO हो गया। एल्डिहाइड कीटोन आपका क्या होता है? ROR होता है, ये आपका जो है कीटोन हो गया। और एक ईथर्स भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ROR-, ये आपका ईथर होता है। क्लियर। और ये RO, ये आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको याद रखेंगे, ये बेसिकली आपका एस्टर होता है। RCOOR होता है। क्लियर। ये आपका जो मैं ROR कह रहा हूं तो ये बेसिकली आपका ईथर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? RC, यहाँ पे एक कार्बन होगा, उसके साथ साथ दो हाइड्रोजन आपके जो दो ऑक्सीजन आपके अटैच होंगे। ऐसे आप कह सकते हैं RCOOR, ये आपका क्या हो जाएगा? RCOOR, ये आपका जो है सिंपली याद रखेंगे, ये आपका ये एस्टर हो जाएगा। क्लियर। R जहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा। और ये सारे के सारे आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, ग्रुप होता है एटम्स का, आप ऐसा बोल सकते हैं। आपको बहुत सारे एटम्स नजर आ रहे होंगे। ये देखिए आपका एल्कोहल का है, ये आपका जो एल्डिहाइड है RCHO, ये आपका R हो जाएगा। और ये आपका कीटोन है ROR। क्लियर। तो ये बेसिकली जो है ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और ये डिस्टिंक्टिव बोल सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके साथ साथ ये जो भी आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को ये बता रहे होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। मॉलिक्यूल के। और ये आपके फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स में आपको देखने को मिलेंगे, आपको ये फंक्शनल ग्रुप। क्लियर। और ये क्लोरीन ब्रोमीन, ये आपका हेटेरोएटम है। और ये फंक्शनल ग्रुप हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि क्लोरो हो गया, ये आपका ब्रोमो हो गया, ये आइडो हो गया और ये आपका फ्लोरो हो गया। तो ये आपके हैलोजन आपके फंक्शनल ग्रुप हुए। ठीक है। ये आपको जो है क्लोरो ब्रोमो आपको समझ में आया होगा। एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। एल्डिहाइड RCHO होता है। कीटोन क्या होता है? आपका कीटोन आपका ROR होता है। क्लियर। और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। क्लियर। और ये आपका RCOOR, ये आपका जो है
बोल सकते आर डैश होता है, ये आर और ये आर आपका सेम नहीं हो सकता, आर डैश मीन्स आपका कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप होगा, तो ये बेसिकली आपका एस्टर होता है। क्लियर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट आपके जो है वो ओपिनियन और उसके साथ साथ बोल सकते हैं कि एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मैटर्स में? आर्टिकल 144 या फिर आर्टिकल 145 या फिर आर्टिकल 142 या फिर आर्टिकल 143? तो याद रखिए आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जो है आप बोल सकते हैं प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्लियर। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप मेंशन देख सकते हैं आर्टिकल 142 में क्या मेंशन है, तो इसमें बेसिकली जो है ये डिस्क्रिशनरी पावर है बेसिकली जो इसमें दिया गया सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग। क्लियर। और आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग ये अथॉरिटीज है सुप्रीम कोर्ट की, वो प्रेसिडेंट को क्या कर सकती है, एडवाइस और उसके साथ साथ ओपिनियन दे सकती है। और ये आपके जो टू कैटेगरीज में, फर्स्ट कैटेगरीज बोल सकते हैं कि लॉज जो आपका पब्लिक इंपॉर्टेंस का अगर कोई लॉ है तो उस पे जो अगर एडवाइस लेना चाहते हैं प्रेसिडेंट जी तो सुप्रीम कोर्ट उसको एडवाइस कर सकती है। क्लियर। और सेकंड आप बोल सकते हैं कि कोई भी आपका डिस्प्यूट एराइज हो रहा हो जो आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी हो या फिर कोई एग्रीमेंट हो या फिर कौन कोविनेंट या फिर एंगेजमेंट या फिर सेनाडोर या जो भी आपके अदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इसमें अगर कोई भी अगर डिस्प्यूट एराइज हो रहा है तो इसमें क्या कर सकती है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट जो है एड एंड एडवाइस दे सकती है आपके जो है बोल सकते हैं कि जो है आपके प्रेसिडेंट जी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। आर्टिकल 144 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 144 में आपका मेंशन है कि जो भी आपके अथॉरिटीज और या फिर बोल सकते हैं सिविल और जुडिशियली जो आपके इंडिया के टेरिटरी के अंदर वो आपके एक्ट होगी या फिर उसमें एक्ट होगा किसके द्वारा जो है एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की हेल्प से आप ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 144 में ये पॉइंट मेंशन है। और आर्टिकल 145 में क्या है, रूल ऑफ कोर्ट्स के बारे में मेंशन है। बेसिकली आर्टिकल 145(3) के बारे में आपको याद रखना है कि जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो भी होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है वो गठन किया जाता है। तो ये बेसिकली जो है एटलीस्ट आपके 5 जजेस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 13 जज बेंच बना था बेसिकली जो है आपका फेमस केशवानंद भारती केस को जो है बेसिकली इसका जजमेंट देने के लिए। तो ये एक्सेप्शन है, वैसे आपको याद रखना है बेसिकली आपके 5 जजेस एटलीस्ट होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अकॉर्डिंग। क्लियर। आर्टिकल आपको याद रखना है आर्टिकल 143, आर्टिकल 142, आर्टिकल 144 एंड आर्टिकल 145(3). आर्टिकल 145(3) बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो आपका फ्लैग रेजिंग सेरेमनी जो होते हैं बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल सकते हैं इंडिपेंडेंस डे में वो बेसिकली इसको हेल्ड करते हैं। और ये किस प्लेस पे बेसिकली दिल्ली में आपका ये फ्लैग रेजिंग सेरेमनी सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपको प्लेस का नाम बताना है दिल्ली में। ओल्ड फोर्ट भी आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, सारे के सारे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको दिल्ली में ही सिचुएटेड देखने को मिलेगा। और ये आपका पार्लियामेंट हाउस या फिर राष्ट्रपति भवन या फिर रेड फोर्ट, तो याद रखिए बेसिकली आपका पर्टिकुलर जो आपका फ्लैग रेजिंग सेरेमनी जो होता है आपका रेड फोर्ट पे होता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये आपका रेड फोर्ट है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आपके नरेंद्र मोदी जी फ्लैग रेजिंग सेरेमनी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ईयर आप बोल सकते हैं कि 15 अगस्त को आपको ये पर्टिकुलर फेस्टिवल आप बोल सकते हैं कि एक फेस्टिवल ही के जैसे जो है फ्लैग रेजिंग सेरेमनी जो है सेलिब्रेट किया जाता है आपके रेड फोर्ट पे। क्लियर। ईच एंड एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट आपके ट्रांसफर किए थे बेसिकली जो है पावर्स जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है किसके हाथ में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो पावर था उसको ट्रांसफर कर दिया गया था ब्रिटिश क्राउन में। और ये कब किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1856 में या फिर 1858 में या फिर 1854 में या फिर 1860 में। तो बेसिकली 1857 में क्या हुआ था आपके जो है आपकी बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति, और उसके बाद से क्या देखने को मिला था 1858 में बोल सकते हैं कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है बेसिकली पावर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रूल कर रही थी इंडिया में उसके पावर्स को सीज करके जो है ब्रिटिश क्राउन के बोल सकते हैं कि वो रूल करने लगी थी डायरेक्टली आपके इंडिया में 1858 में। क्लियर। तो इसका आंसर आपका जो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, बेसिकली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 सेक्स रेशियो आपसे पूछा गया था। सेक्स रेशियो बेसिकली आपका जो है कितने फीमेल्स है पर 1000 मेल्स में, तो बेसिकली जो है देखने को मिला था 933। क्लियर। ये आपका जो 2001 का सेक्स रेशियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका 943 आपको देखने को मिलेगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो दोनों आप याद रखेंगे 933 आपके जो है 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग और ये 943 आपको जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग याद रखना है। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल बेसिकली 2022 से पास किया गया था लोकसभा में। कब ये पास किया गया था? अगस्त, जुलाई, नवंबर या फिर सितंबर। तो बेसिकली पर्टिकुलर बिल आपका जो है ये अगस्त में पास किया गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में ऑन अगस्त 1 2022 को। क्लियर। और ये बिल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट में जो आपका 2009 का था उसमें जो अमेंडमेंट किया गया था, जो प्रोवाइड्स करता है एस्टैब्लिश बोल सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन द वेरियस स्टेट। जो भी आपके वेरियस स्टेट्स में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पर्टिकुलर आपका ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट आपका ये रिलेटेड होता है। ये आपका 2009 का बिल था, लेकिन ये आपका कम अमेंड किया गया था अगस्त में। ये आपको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आपके किसे हम मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं, लुधियाना या फिर विशाखापट्टनम या फिर हैदराबाद या फिर अहमदाबाद। तो अहमदाबाद को कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। और ये साबरमती रिवर के तट पे बोल सकते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर फेमस सिटी आपका लोकेटेड है। फर्स्ट मिल एस्टैब्लिश हुआ था 1859 में, और ये आपका सेकेंड लार्ज टेक्सटाइल सिटी है इंडिया का मुंबई के बाद से, ये आपका अहमदाबाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था कि इसमें से कौन सा बेसिकली ये कंपाउंड के नाम है, इस कंपाउंड को यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट कोई किसके नाम से जानते हैं? ये आपका बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा। क्लियर। और ये आपका थायोसल्फेट है या फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका क्या होता है? ये आपका कॉस्टिक सोडा होता है। और ये सोडियम सल्फेट तो किसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में? फोटोग्राफी में यूज किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। और ये आपको याद रखना है बेकिंग सोडा और एक वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। क्लियर। तो आप कार को वॉश करते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे कि आपका वॉशिंग सोडा जो होता है आपका जो है वो ये आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है। और ये बाइकार्बोनेट क्या होता है? बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। क्लियर। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा एंड सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा एंड NaOH आपका कॉस्टिक सोडा। बहुत कंफ्यूज होता है, एक बार लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। NaOH कास्टिक सोडा, Na2CO3 आपका ये जो Na2CO3 आपका जो है वॉशिंग सोडा, और NaHCO3 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो बेकिंग सोडा हो जाएगा। क्लियर। सोडियम थायोसल्फेट के बारे में आपको याद रखना है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, आपको अवेलेबल होगा आपके पेंटाहाइड्रेट्स फॉर्म में। और ये आपका जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2H2O3 जो है इसका फॉर्मूला होता है सोडियम थायोसल्फेट का। क्लियर। और ये व्हाइट कलरलेस आपका क्रिस्टल होता है, पाउडर फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या है? वाटर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, लेदर टैनिंग में, इट मीन्स लेदर इंडस्ट्री में बोल सकते हैं। न्यूट्रलाइजिंग ब्लिस, जो भी आपका ब्लिस जो होता है ना COCl2, उसको जो है न्यूट्रलाइज करने में, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में, और ये फोटोग्राफिक फिल्म पे बेसिकली जो इसका यूज किया जाता है। और ये केमिकल हीटिंग पैड्स में भी बेसिकली इसका यूज किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा से रिलेटेड। मैंने काफी डिटेल में इस पॉइंट को लिया है क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? आप इसको कैसे बना सकते हो? आप बना सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कंसंट्रेटेड एक्वस। जो आपका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है ना बेसिकली आपका जो है सोडियम क्लोराइड का, उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन क्या होता है? ब्राइन आपसे पूछा जा सकता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए कि आपका NaCl नमक है ना, नमक को आप जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन किसके नाम से जाना जाता है? ब्राइन के नाम से जाना जाता है। और ये ब्राइन से आप क्या कर सकते हैं? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? आप बना सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। और ये आपको जो है क्लोरीन गैस भी रिलीज होती है, और उसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में रिलीज होता हुआ नजर आता है। क्लियर। तो आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में। और एक्वस सॉल्यूशंस को हम ब्राइन के नाम से जानते हैं। क्लियर। क्लोरीन गैस आपको ऑब्टेन होगी कहाँ पे? एनोड पे। एनोड पे क्लोरीन मिलती है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, क्योंकि क्लोरीन पे निगेटिव होता है तो निगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगी। यहाँ पे देखिए क्लोरीन आपके जो पॉजिटिव एनोड पे आपको इस पे ऑब्टेन हो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, क्लोरीन निगेटिव होता है। और ये आपको जो है क्लोरीन, और ये आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो आपके जो है किस पे होगी? कैथोड पे, क्योंकि H पॉजिटिव होता है तो आपको ये कैथोड पे नजर आएगी। क्लियर। ये आपको जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है कैथोड आपका जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपको देखने को मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका ये फॉर्मेशन होगा इसका कहाँ? किसके नजदीक? कैथोड के नजदीक। और ये जो प्रोसेस जो होता है इलेक्ट्रोलिसिस आपका सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन को उसे हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, लाइक क्लोरीन होता है,
एल्कली और उसके साथ साथ एल्कली, और ये आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर बोलते हैं। क्लोर आपका जो है क्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है और एल्कली किसको रिप्रेजेंट करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, और बेस को हम किसके नाम से जानते हैं? एल्कली के नाम से जानते हैं। ऐसे बेस जो आपके वाटर में डिजोल्व होते हैं उससे हम बोलते हैं एल्कलीज। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पे आप समझ सकते हैं। बेसिकली आपको याद रखना है, एनोड पे क्लोरीन, कैथोड पे आपके हाइड्रोजन, और ये आपके जो है NaCl आपके जो कैथोड के नजदीक, और ये आपका ब्राइन क्या हुआ? ब्राइन आपका जो है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट इमेज है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस प्रोसेस को याद रख सकते हैं। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? तो सॉप बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल्स, फाइबर्स, रेयन के बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, पेपर्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। बॉक्साइड, बॉक्साइड जो आपका एल्युमिनियम का ओर होता है, एल्युमिनियम का बॉक्साइड पूछा जाता है आपसे, उसका ओर बेसिकली आपका जो है वो बोल सकते हैं इसको प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एल्युमिनियम मेटल्स बेसिकली आपका एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट आपका जो हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, NaCO3। क्लियर? इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और ये सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है किसकी? कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड इसको भी बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको क्या देखने को मिलेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और ये NH4Cl, ये आपका जो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है बेसिकली आपका ये भी व्हाइट क्रिस्टल से बना होता है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। और सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है, नॉन कोरोसिव बेस होता है। क्लियर? और ये सॉल्यूशन जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाटर में क्या होता है कि मिल्डी एल्कलाइन आपका ये जो है बोल सकते हैं कि वाटर में आपको ये देखने को मिलेगा इसके सॉल्यूशन। एक्शन ऑफ हीट के थ्रू आप बना सकते हो। जब आप इस पे क्या करोगे कि जब आप हीट करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट पे तो आपको देखने को मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट मीन सोडियम बाइकार्बोनेट से आप क्या बना सकते हो? सोडियम कार्बोनेट भी बना सकते हो इसको हीट करने के बाद से। क्लियर? और ये इसके कुछ यूजेज है सोडियम बाइकार्बोनेट के। बेकिंग सोडा इसे हम कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा होता है आपका ये। क्लियर? तो एंटासिड्स के रूप में यूज करते हैं। एसएससी में कई बार पूछा गया है एंटासिड्स के बारे में। वैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी एंटासिड्स के रूप में यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? और ये एंटासिड्स के रूप में यूज किया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी पूछा जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज किया जाता है। और बेकिंग सोडा, ये आपका जो मिक्सचर जो होता है, और ये आपका माइल्ड एडिबल होता है, जैसे आपका टार्टरिक एसिड बोल सकते हैं इसका मिक्सचर आपका जो है बोल सकते हैं कि एडिबल होता है। और ये आपका जो है कार्बन और डाइऑक्साइड गैस, जब हम क्या करते हैं कि बेकिंग पाउडर को मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो बेसिकली जो है आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है टार्टरिक एसिड के साथ, और ये क्या इवॉल्व करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। और ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस जो होता है बेसिकली ट्रैप्ड होता है वेट डफ एंड बबल्स। और ये आपका जो केक और उसके साथ साथ ये राइस जो होता है क्या होता है कि उसमें सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। जो आपका ब्रेड जो होता है ना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है, तो उसमें बेसिकली क्या डाला जाता है? उसमें बेसिकली जो बेकिंग सोडा ही उसमें ऐड किया जाता है। बेकिंग सोडा मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्लियर? इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, इसका भी मैं सोर्स बताऊंगा। ये आपका जो है लद्दा और उसके बाद से जो है आपका ये पीड़ा के जो 2 गार्डनर्स जो है आपके हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था आपके जो है किस रूलर्स के द्वारा अपॉइंट किया गया था? खिज्र खान या फिर मोहम्मद तुगलक या फिर बहलोल लोदी या फिर इल्तुतमिश। तो याद रखिए खिज्र खान तो बेसिकली आपके सैयद डायनेस्टी के आपके जो है ये फाउंडर थे। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपॉइंट किया गया था बोल सकते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव लद्दा और उसके साथ साथ जो है पीड़ा को। बहलोल लोदी आप बोल सकते हैं कि जो है आपके लोदी डायनेस्टी के फाउंडर थे आपके बहलोल लोदी। इल्तुतमिश आपके जो है ये स्लेव डायनेस्टी बेसिकली जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद से जो कौन आपके किंग बने थे, रूलर कौन बने थे? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के लड़की का क्या नाम था? मीन्स उनकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। क्लियर? वो केवल 4 इयर्स ही वो रूल करी थी दिल्ली सल्तनत पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका ये सोर्स है आवर पास्ट बुक
आपका जो है देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत चैप्टर में। ये आपका बुक का नाम है, आई थिंक क्लास 6 के एनसीईआरटी से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है जो मैं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था, लदा एंड पीरा के बारे में। क्लियर? तो ये मैं सोर्स भी साथ के साथ में बताते चल रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया मिले कि एनसीईआरटी से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट एनसीईआरटी पढ़े आप जो है किसी और बुक हेल्प करके जो है अपने एग्जाम्स को क्रैक कर पाए, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। क्लियर? पाइवोटिंग के बारे में आपसे पूछा गया कि बेसिकली आपका किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो बेसिकली आपका ये बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है। क्लियर? ये आपका बोल सकते हैं कि पाइवोटिंग टर्म है जो बास्केटबॉल से रिलेटेड होता है। क्लियर? पाइवोटिंग बेसिकली क्या होता है कि जब एक प्लेयर आपका स्टैंड स्टिल तब तक खड़ा रहता है और उसका जो आपका 1 फुट क्या होता है कि आपका स्टेप्स पे होता है। आप यहाँ पे इमेज पे देखिए, ये आपको जो है ये पाइवोट फुट है और ये आपका जो है स्विंग फुट है, ये आपका जो है वो स्विंग फुट है। क्लियर? इसके लिए कुछ आपके कंडीशंस होते हैं पाइवोट फुट के लिए। क्लियर? जिसपे आप ग्राउंड पे बोलते हो कि पर्टिकुलर फुट जो है, पैर जो है बेसिकली पाइवोट फुट हो गया है। तो डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं पाइवोट फुट के। इतना डिटेल में आपको जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं पीडीएफ में मेंशन किया हूँ, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन आपको याद रखना है कि ये पाइवोटिंग वर्ड जो है आपको किससे रिलेटेड देखने को मिलेगा, बास्केटबॉल से रिलेटेड देखने को मिलेगा। बास्केटबॉल के बारे में कुछ हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इस पर्टिकुलर गेम को किसने स्टार्ट किया था? डॉक्टर जेम्स नेस्मिथ इन दिसंबर 1891 में। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये आपका ओरिजिनेट हुआ था किस कंट्री में? यूएसए में आपका ये पर्टिकुलर गेम जो ओरिजिनेट हुआ था। क्लियर? ये आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन होता है फीफा, इसके बारे में वो बात करती है। किससे रिलेटेड है आपका ये फीफा जो है? बेसिकली आपका जो है वो बास्केटबॉल की ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर? और ये आपको देखने को मिलेगा, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? फीफा का फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना हुई थी जेनेवा में 1932 में। तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ पूछा जा सकता है। बास्केटबॉल को जो है बोल सकते हैं कि जो है सेंट लुइस मिशोरी यूनाइटेड स्टेट्स, और ये थर्ड आपके ओलंपिक गेम्स में जो इसको फीचर्ड किया गया था 1904 में। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था ओलंपिक गेम्स 1936 में, जब बर्लिन में आपका ये ओलंपिक गेम हुआ था। क्लियर? और उसके बाद से बास्केटबॉल आपको देखने को मिला था फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में, जो आपको न्यू दिल्ली में, इंडिया में केवल और केवल एक ही बार आपका बोल सकते हैं एशियन गेम हुआ है 1951 में, वो भी दिल्ली में देखने को मिला था। और इसमें बोल सकते हैं कि बास्केटबॉल को खेला गया था इस पर्टिकुलर एशियन गेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूछा गया था बेसिकली आपको जो है आपको बताना था किसको जो अपॉइंट किया गया था कंट्रीज के सेकंड सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अनिल चौहान, मनोज कुमार, आर दिनेश या फिर संजय अग्रवाल। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये भी देखिए आपके अनिल चौहान जी को अपॉइंट किया गया था चीफ डिफेंस स्टाफ। बोल सकते हैं कि आपके फर्स्ट कौन थे? आपके बिपिन रावत जी थे, और ये सेकंड आपके जो इंडियन आर्म फोर्स के बोल सकते हैं कि 13 सितंबर 2022 को इनको अपॉइंट किया गया था अनिल चौहान जी को। क्लियर? जनरल अनिल चौहान जी को। ये 4 स्टार आपका ये पोस्ट होता है सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ऑल ईबा आपका जो है ऑल इंडिया बॉक्सिंग कंपटीशन, आप बोल सकते हैं कि ये जो रेस्ट टाइम जो होता है प्रत्येक राउंड में वो के बीच कितना होता है? प्रत्येक राउंड के बीच में आपका जो है वो ऑल इंडिया बॉक्सिंग आपका कंपटीशन में कितने मिनट का होता है आपका ये रेस्ट टाइम? 1 मिनट या फिर 2, 3 या फिर 5? तो 1 मिनट का होता है। कितना होता है? 1 मिनट का होता है। क्लियर? आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बेसिकली एक स्टेटमेंट देकर के टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको सेव करना है, उसके साथ साथ एब्जॉर्व शपथ लेना है, वायलेंस इज डैंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली क्या है? एब्जॉर्व मींस बेसिकली त्याग देना, वायलेंस को त्याग देना, अहिंसा को हिंसा को त्यागना, अहिंसा को नहीं हिंसा को त्यागना, एब्जॉर्व वायलेंस। क्लियर? हिंसा को त्यागना, सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ्टी करना। ये बेसिकली क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी या फिर सोशल एथिक या फिर फंडामेंटल राइट या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी बेसिकली आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से आप ये अडॉप्ट किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी ये बेसिकली आपका क्या है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये आप बोल सकते हैं रसिया से इसको अडॉप्ट किया गया है। रसिया पहले जो है यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। और ये फंडामेंटल राइट आपको जो है 12 to 35 देखने को मिलेगा पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट। क्लियर? 12 to 35। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको बताना था कि इंडियन म्यूजिशियन आपके जो है किस इंडियन म्यूजिशियन के ऑनर में जो है आपके यूएस स्टेट्स ऑफ मैसेच्यूसेट्स प्रोक्लेम करी थी उन्होंने जो है 20 अप्रैल को जो है क्या मतलब कि जो है 1984 में जो है ऑनर करने की बात कही गई थी। बेसिकली जो है किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में ये बेसिकली ऑनर दिया गया था? आपके इंडियन म्यूजिशियन है वो शेखावत हुसैन डे या फिर जो है
सहारन रानी बैकलीवाल डे या फिर अमजद अली खान डे। अमजद अली खान डे, क्लियर। अमजद अली खान डे जो है बनाने की बात, सेलिब्रेट करने की बात की थी, बोल सकते हैं कि 20 अप्रैल को, क्लियर। 1984 में मैसेट्स ने बेसिकली जो है ये यूएस स्टेट्स ऑफ ये आपको जो है रिकॉग्नाइज करती है 20 अप्रैल को, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो है अमजद अली खान डे। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके फेमस आपके जो ये क्या बजाते हैं, आपके सरोद बजाते हैं, आपके जो अमजद अली खान सरोद बजाते हैं, सरोद वादक बोल सकते हैं। रुक्मणी देवी जो है रुक्मणी अरुंडेल, ये जो एक्सपोनेंट है किस क्लासिकल इंडियन डांसर के, भारतनाट्यम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, मणिपुरी मणिपुर स्टेट में, सतरिया असम में और ये ओडिसी ओडिशा में, तो ये भारतनाट्यम के एक्सपोनेंट है आपके जो है रुक्मणी देवी अरुंडेल। और ये मोस्ट पॉपुलर आपको याद रखना है भारतनाट्यम के मृणालिनी साराभाई, ये भी पूछा जाता है, शोभना और ये यामिनी कृष्णमूर्ति और ये पद्मा सुब्रमण्यम और ये आपका चित्रा विश्वेश्वरन, क्लियर। तो ये आप नाम याद रखेंगे, एक्सपोनेंट है आपके जो है भारतनाट्यम के। मणिपुर डांसर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी का नाम याद रखेंगे आप जो है युमू लेम्बम और ये गम वेनी देवी और ये आपका गुरु बिपिन सिन्हा और ये आपका जो है दर्शना जावेरी और ये आपका जो है निर्मला आपका जो है मेहता और ये आपका जो है मायाधर राउत। तो ये आपके जो है कुछ एक्सपोनेंट बोल सकते हैं कि आपके जो है ये आपके ओडिसी के एक्सपोनेंट है। मायाधर राउत जो है बेसिकली आपके एक्सपोनेंट है ओडिसी के, जो ओडिशा स्टेट में ये क्लासिकल डांस हमें देखने को मिलता है। एक्सपोनेंट ऑफ सतरिया असम में हमें देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर ये क्लासिकल डांस, और ये पुष्पा भूयान और ये आपका जो है घना कांता बोरा और ये इंदिरा पीपी बोरा और ये आपका जतिन गोस्वामी और ये सरोदी सैकिया। बोरा से याद रखेंगे कि बोरा के कुछ नाम हैं जो आपके सतरिया से जो है सतरिया डांस के एक्सपोनेंट है। ऐसे कुछ ट्रिक लगा करके आप याद रखेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 बेसिकली यहाँ पे मेंशन भी है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रुप का नाम बताना है कि नॉन मेटल एलिमेंट्स, बेसिकली इसको प्लेस किया गया था वर्टिकल कॉलम में राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर फर्स्ट में आपके अल्कली मेटल है, मैं भी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ग्रुप नंबर सेकंड में आपको देखने को मिलेगा एल्कलाइन अर्थ मेटल। 17 में आपको देखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 17 में आपको जो है हैलोजन में आपके जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन एंड आपका जो है टेनेशाइन TS, क्लियर। और ये ग्रुप थर्ड में आपको देखने को मिलेगा कौन से एलिमेंट ग्रुप थर्ड में देखने को मिलेगा आपको जो है बोरॉन फैमिली, या फिर बोल सकते हैं कि आपको ये देखने को मिलेगा ग्रुप थर्ड A है बेसिकली आपका, ये जो है आपका देखने को मिलेगा। इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो है ये बेसिकली डी ब्लॉक का है। ये मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस भी किया हूँ, लेकिन इतना तो मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि एक ही पॉइंट को हर एक वीडियो में डिस्कस करने से वीडियो की लेंथ कुछ ज्यादा हो जाती है और आप लोग फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट A की अगर मैं बारे में बात करूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। सेकेंड A में आपको याद रखना है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडी, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्लियर। और ये आपका जो है थर्ड में बेसिकली आपका ये जो होता है ना, ये थर्ड A बोलेंगे, ये बेसिकली इसको हम ऐसे काउंट करते हैं, आपका 3D सीरीज हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये डी ब्लॉक है तो इसको हम 3D बोलते हैं। ये आपका जो ये 3D स्कैंडियम टू जिंक 3D है, ये आपका ट्रियम टू कैडमियम 4D है, ये आपका लैंथनम प्लस हाफनियम टू Hg, ये आपका जो है 5D, और ये एक्टिनियम प्लस रदरफोर्डियम टू कॉपरनिशियम, ये आपका जो 6D है, 3D 4D 5D 6D, क्लियर। और ये आपका जो है ग्रुप नंबर 13 में क्या है, बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है। और इस पर्टिकुलर बारे में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन एंड टेनेशाइन, ये आपका जो हैलोजन फैमिली है। ग्रुप नंबर 17 के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्लियर। बेसिकली इसमें आपको एक डेफिनेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, वो कौन सा पॉइंट है बेसिकली वो मेजर करता है एग्रीगेट प्रोडक्शन के साथ साथ फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो आपका जो है डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक साल के अंदर के, क्लियर। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेशनल इनकम ऑफ द फैक्टर प्राइस। तो बेसिकली ये क्या है आपका जो है वो जीडीपी का डिफिनेशन है। तो जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन सेकंड आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये आपका नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम मींस बेसिकली आपका जो वैल्यू जो होता है गुड्स और सर्विसेज का जो बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान कंट्री में, उसे हम बोलते हैं नेशनल इनकम, क्लियर। और ये आपका जीडीपी का डिफिनेशन है, टोटल वैल्यू जो होता है गुड्स प्रोड्यूस एंड सर्विसेज रेंडर्ड बेसिकली कंट्री के अंदर एक ईयर के अंदर, उसे हम बोलते हैं एक कंट्री में एक ईयर के अंदर, उसे हम बोलते हैं जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
नेट आउटपुट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक्स 1 ईयर, उसे हम बोलते हैं क्या, एनडीपी। ये भी आपसे पूछा जाता है, एनडीपी। क्लियर। और नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी क्या होता है, एनएनपी बेसिकली क्या होता है, आपका जो है जो भी आपका फिनिश्ड गुड के साथ साथ सर्विसेज जो आपका प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, सिटीजन्स के द्वारा एक नेशन में, और ये लिविंग डोमेस्टिकली और ये इंटरनेशनली बोल सकते हैं एक साल के अंदर, उसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर एनएनपी बोलते हैं। और नेशनल प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं, इसको भी इस तरीके से भी जो है आपको ये ऑब्टेन होगा जो है किसके द्वारा, जब आप डेप्रिसिएशन को वो करते हैं, माइनस करते हो जीएनपी, तो आपको जो है एनएनपी ऐसे मिलता है जब आप क्या करते हो, डेप्रिसिएशन से आप माइनस करते हो, डेप्रिसिएशन को किसे माइनस करोगे, जो है आप जो है जीएनपी, तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपको देखने को मिलेगा एनएनपी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है एसएससी में कि एनएनपी के बेसिकली क्या होता है। एनएनपी जब आप किससे डेप्रिसिएशन को आप जो सब्सट्रैक्ट करोगे जीएनपी से, तो एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। क्लियर। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे किससे, जीएनपी से, तो आपको देखने को मिलेगा क्या, देखने को मिलेगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नट्स, वेजिटेबल्स और ऑयल्स जो होते हैं, फिश और गुड्स जो आपके गुड सोर्स माने जाते हैं, किसके जो है गुड सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स या फिर प्रोटीन्स। तो नट्स से आपको समझ में आ जाना चाहिए, नट्स आपका क्या है, हेल्दी फैट्स होता है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कुछ सोर्सेज है आपके कार्बोहाइड्रेट्स के, मेज, मैंगो, वाटरमेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, ये सारे के सारे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं। और ये फैट्स के देखिए प्लांट सोर्स, और ये भी आपका एनिमल सोर्स, ये आपका जो है प्लांट सोर्स है और ये आपका एनिमल सोर्स है। तो ऑयल्स बोल सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। नट्स देखिए, अगर आपके पास आइडिया नट्स यहाँ पे मेंशन है, तो नट्स से हमें फैट्स मिलता है। क्लियर। हेल्दी फैट्स, तिल भी बोल सकते हैं, फैट्स मिलता है, ग्राउंड नट्स से भी फैट्स मिलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इमेज है, एनसीईआरटी टाइप के बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। कुछ सोर्सेज है आपके, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। आपका बी जो एनिमल सोर्सेज, ये फैट्स के, मीट हो गया, फिश, और ये एक्सी आपके जो है बोल सकते हैं कि जो मांसाहारी लोग इसको यूज करते हैं एज ए फैट्स के रूप में। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कुछ सोर्सेज आपके प्रोटीन के, प्लांट सोर्सेज, और ये आपका एनिमल सोर्सेज है। तो प्लांट सोर्सेज ए में आपको देखने को मिलेगा ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, और ये सोयाबीन्स, पीजी आपके जो प्लांट सोर्स होगा। और ये एनिमल मीट से, फिश से, पनीर से, एक से आपको देखने को मिलेगा ये एनिमल सोर्स है किसके, प्रोटीन के। क्लियर। और ये सम सोर्सेज ऑफ विटामिन, पपाया, कैरेट, मैंगो, राइस, व्हीट, लीवर से भी आपको विटामिन, बेसिकली ये विटामिन ए का सोर्स है। विटामिन ए का सोर्स क्या है, मैंगो, कैरेट, पपाया। क्लियर। पीसीएम, पपाया, कैरेट, मैंगो। और ये आपका जो है बी के कौन से सोर्स है, विटामिन बी के, लीवर, और उसके साथ साथ जो है व्हीट, राइस। और ये आपको याद रखना सी से कि कौन कौन से सोर्स है, आंवला, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज एंड टोमेटो पूछा जाता है आपके एग्जाम से, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और ये आपके डी के कौन से सोर्स हैं, एग, फिश, और ये लीवर आपके जो है विटामिन डी के सोर्स हैं। क्लियर। और यहाँ पे कुछ मिनरल्स के सोर्सेज है, यहाँ पे मेंशन है आपके जो है आयोडीन, आयोडीन के सोर्स आपके जो है जिंजर, आयोडीन का सिंबल आई होता है, एटॉमिक नंबर 53 होता है। और ये सम सोर्सेज ऑफ द फास्फोरस, ये मिल्क तो बहुत ही सिंपल है, मिल्क आपको याद रखना है, बनाना, चिली, ये सब आपके जो है फास्फोरस मिनरल्स के सोर्स हैं। सोर्सेज ऑफ द आयरन, आयरन आपको जो है पालक खाने से मिलने वाला है, पालक आपको खाना चाहिए, पालक में हमें आयरन देखने को मिलता है, एप्पल में भी आयरन पाया जाता है। कुछ सोर्सेज आपके कैल्शियम, मिल्क, और उसके साथ साथ आपको एग में देखने को मिलेगा क्या, आपके जो है बोल सकते हैं कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है, इसका सिंबल सी होता है। क्लियर। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है। सारे छोटी छोटी पॉइंट्स है जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 24 पूछ रहा है, आपको बताना है कि किस ईयर्स में बेसिकली जो है आपका ये डिवीजन हुआ था, स्प्लिट हुआ था, इसे हम सूरत विभाजन भी बोलते हैं। सूरत में बेसिकली पर्टिकुलर ये अधिवेशन में डिवीजन हुआ था, मॉडरेट्स और उसके साथ साथ एक्सट्रीमिस्ट्स में। कब हुआ था ये, 1907 में हुआ था, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। 1907 ये आपका मीटिंग हुआ था, होने वाला था नागपुर में, लेकिन ये आपका जो है कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था। क्लियर। सूरत में हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन माना जाता है। 1907 इसमें डिवीजन देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेट्स का, किसको जो है कंटेम्पोरेरी स्टाइल्स डांसर, जो आपका फर्स्ट इंडियन डांसर जिसको रिसीव किया गया था, बेसिकली जो है उनको मिला था डांस WB यूरोप स्कॉलरशिप। पहले आपके इंडियन डांसर थे, और ये विनर भी थे आपके 2002 में, वो जो अमेरिकन
कोरियोग्राफी अवार्ड्स जो बेसिकली उनके वर्क्स के लिए दिया गया था मूवी लगान के लिए। तो दो दो पॉइंट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था। उस पर्टिकुलर पर्सनालिटी का क्या नाम था? टीरेंस लेविस नाम था। क्या नाम था? टीरेंस लेविस नाम था। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट आपका वो करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का ऑल 25 क्वेश्चंस का एक प्यारा सा डिस्कशन मैं आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है मैं आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और ये काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो आप इस पर्टिकुलर सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ये आपका बोल सकते हैं सेट नंबर 15 कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 16 में। तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।